हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाने का। फ्रेंड्स, जो मैंने पहले वीडियो डाली थी हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, ये उसका सेकंड पार्ट है। और आज मैं बात करने वाली हूँ आदिकाल की, जिसको हम वीर गाथा काल भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जो हिंदी साहित्य के आरंभ का काल था, उस समय जो है उसको कहा गया था आदिकाल या वीर गाथा काल। फ्रेंड्स, अब जब कालांतर में हिंदी साहित्य के विकास के लिए अध्ययन की बात आती है, तो उस समय क्या जो ग्रंथ थे वो कुछ ग्रंथ हमें नहीं मिले, जिसके कारण उन जो ग्रंथ थे उनकी प्रमाणिकता में हमेशा जो है वो संदेह बना रहा। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको जॉर्ज ग्रेसन ने विभाजन किया था हिंदी का, और वो विभाजन किया था क्योंकि अलग अलग कवियों ने उस काल को अलग अलग नाम से बुलाया था। फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ बोर्ड पे भी लिखा है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं और टिक करना रहता है, तो वो आप इसको बाद में स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में जरूर आएगा। फ्रेंड्स, देखिए इसमें जॉर्ज ग्रेसन ने इसको कहा चारण काल, और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, राहुल सांकृत्यायन जी ने सामंत काल कहा, राम कुमार वर्मा ने संधि काल व चारण काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा। और जब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा तो सर्वसम्मति से ये जो काल था वो आदिकाल के नाम से जाना गया। फ्रेंड्स, उस समय जब ये आदिकाल की शुरुआत थी या हिंदी साहित्य के आरंभ की बात थी, उस समय क्या हो रहा था, अलग अलग कवि थे, अपने हिसाब से अपनी रचनाओं को लिख रहे थे। जहां एक और संस्कृत के कवि अपने ग्रंथ लिख करके जो चरम सीमा है, उसको चरम सीमा ही मैं कहूंगी, जो संस्कृत के जो ग्रंथ थे उनकी चरम सीमा तक पहुंच गए थे। मतलब कहने का ये है कि उन्होंने इतना अच्छा लिखा जो कि बहुत अधिक लोकप्रिय भी हुआ। उसके बाद देख लीजिए क्या हुआ था। उसके बाद कुछ कवि जो थे वो अपभ्रंश के थे। अपभ्रंश के कवि होने के कारण उन्होंने क्या किया, अब बहुत ही सरल और सहज रूप में अपने मार्मिक भाव जो थे वो व्यक्त किए थे। तो ये दो धाराएं हो गई। इसके साथ साथ जो है जो चारण लोग थे, राजस्थान के होते हैं, चारण लोगों ने भी अपना काव्य लिखा, चरित काव्य लिखे थे। तो इस तरीके से सबने अलग अलग अपने हिसाब से काव्य सृजन किया था। फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया ग्रेसन जी ने इसका सबसे पहले काल विभाजन किया था। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आगे मैं बता रही हूँ, इनका विभाजन जब हो गया तो सर्वसम्मति से आदिकाल माना गया था। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो उस समय की प्रवृत्तियां थी वो क्या क्या थी। तो प्रवृत्तियों की बात करेंगे, उससे पहले एक चीज जानना बहुत आवश्यक है कि किसी भी साहित्य के विकास के लिए उसकी पूर्व जो रचनाएं हैं उनका होना बहुत आवश्यक है। लेकिन वो रचनाएं नहीं मिली तो प्रमाणिकता में संदिग्धता बनी रही। फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो आदिकाल था उसकी जो तत्कालीन परिस्थितियां थी। तो आदिकालीन जो परिस्थितियां थी वो कैसी थी। फ्रेंड्स, उस समय क्या होता था, सारे राजा जो थे वो अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे। अलग अलग राज्यों में बटे होने के कारण वो राजा और प्रजा अपने हिसाब से अपने राज्य के लिए ही काम करती थी, और आपसी प्रतिस्पर्धा बहुत रहती थी। उन राजाओं की दूसरे राज्य के राजाओं से प्रतिस्पर्धा की भावना बड़ी रहती थी, और ये अपना सारा समय या अपनी सारी शक्ति जो है प्रतिस्पर्धा में गुजार देते थे। इस तरीके से आपने देखा कि उसमें राष्ट्रीयता की भावना का बहुत अभाव था, क्योंकि वो तब केवल अपने राज्य की बात करते थे। ये तो आपने जाना तत्कालीन परिस्थितियों को। आइए अब जान लेते हैं इसकी प्रवृत्तियों को कि इसमें क्या क्या प्रवृत्तियां थी। फ्रेंड्स, सबसे पहली जो प्रवृत्ति थी वो थी इनमें इतिहास का प्रमाणिक ना होना। कुछ जो हमें ग्रंथ मिले हैं उसमें चाहे तो जो उसके पात्र थे वो इतिहास से लिए गए,
लेकिन इतिहास से लेने के कारण भी क्या हुआ, उनमें इतिहास का कोई वर्णन नहीं मिला। तो इसमें क्या हुआ कि ये केवल जो है नाम मात्र को कहे गए कि इसमें इतिहास का वर्णन है, लाइक वो किसी के भी नाम पे ग्रंथ लिखा गया। तो पहला तो ये था। दूसरा, इसमें क्या किया जाता था, इसमें वीर रस और दूसरा वाला जो है श्रृंगार रस की बात ज्यादा की जाती थी। वीर रस की बात इसलिए होती थी फ्रेंड्स, क्योंकि जो कविगण थे वो राजाओं के महलों में ही रहते थे, उनके दरबार में ही रहते थे, और युद्ध होने पर वो भी राजा के साथ जाते थे, और वहां जाने पर वो आंखों देखा हाल लिखा करते थे। तो इस तरीके से वीर जो काव्य था उसकी रचना होती थी। और फ्रेंड्स, श्रृंगार रस की अगर हम बात करें, जो उस समय के राजा थे वो राजकन्याओं से विवाह करके जब अपने घर लौटते थे, तो उस समय जो कविगण थे वो श्रृंगार रस की रचनाएं लिखा करते थे। फ्रेंड्स, इसमें जो है एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि इस समय डिंगल और पिंगल दो भाषाओं का भी यूज होता था। अब डिंगल भाषा क्या है? डिंगल वो राजस्थानी और अपभ्रंश को जोड़ करके बनी डिंगल, और पिंगल भाषा कैसे बनी? ये ब्रज भाषा और अपभ्रंश भाषा को जोड़ने पे जो है वो ये वाली भाषा बनी पिंगल। तो इस तरीके से आपने देखा डिंगल और पिंगल को। फ्रेंड्स, और इसमें क्या होता था, राजा लोग जो थे वो केवल अपने विकास की सोचते थे, वो कभी भी राष्ट्र को लेकर के नहीं चले। उनके लिए केवल उनका राज्य ही सब कुछ था, ऐसा ही प्रजा का भी हाल था। वो केवल अपने राज्य को लेकर के बात करती थी, राज्य के हित के बारे में सोचती थी। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो राष्ट्रीयता की भावना बिल्कुल भी नहीं थी, सब अपने अपने तरीके से अपना काव्य सृजन कर रहे थे। फ्रेंड्स, अब इस टॉपिक में अगर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज ये है कि इस समय ये जो काल था बहुत ज्यादा तनावग्रस्त और विवादास्पद रहा, क्योंकि इससे बहुत सारे बाहरी राजाओं का भी आक्रमण हुआ और इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिसके कारण इसको विवादास्पद काल कहा गया और इसको तनावग्रस्त भी कहा गया था। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी इस पार्ट में, और अगला पार्ट में जो डालूंगी पार्ट 3, उसमें इससे आगे की आपको जानकारी दूंगी। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है कि आदिकाल का साहित्य, जो आदिकाल का साहित्य था वो 8वीं से 14वीं शताब्दी तक था और उसको अलग अलग नाम दिए गए थे। देखिए, पहला था सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य। ये जो एक साहित्य था इसमें धार्मिकता थी। फिर है जैन साहित्य, ये भी धार्मिक साहित्य था और धार्मिकता इसमें बनी हुई थी। फिर है चारणी साहित्य, रासो साहित्य, वीर गाथात्मकता, क्योंकि जो चारणी लोग थे वो वीर गाथा के ही काव्य का सृजन करते थे। फिर है प्रकीर्णक साहित्य, जो कि लौकिक साहित्य और इसमें श्रृंगारिकता थी। फ्रेंड्स, जहां मैंने बताया कि उस समय एक तो अपभ्रंश का बोलबाला था, दूसरा मैंने बताया कि संस्कृत ग्रंथों का बहुत ज्यादा बोलबाला था। उसमें एक ये दो धाराएं होने के बाद भी एक अन्य धारा बही जिसको कहा गया लौकिक एक तरीके से हम कह सकते हैं लौकिक भाषा। तो लौकिक भाषा जो है वो लोकाश्रित थी। लोकाश्रित होने के कारण जो है वो ज्यादा स्थान नहीं पा पाई, क्योंकि लोग जो है वो समय के साथ साथ अपनी धारणाओं को भी बदलते हैं। तो इस तरीके से आपने आदिकाल के बारे में जाना, और अब हम देखेंगे आदिकालीन जो साहित्य था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला था धार्मिक साहित्य, फिर रासो साहित्य, फिर है लौकिक साहित्य। फ्रेंड्स, धार्मिक साहित्य की अगर मैं बात करूं तो सिद्ध साहित्य, नंबर 2 नाथ साहित्य, नंबर 3 जैन साहित्य। ये धार्मिक साहित्य थे, इसलिए इनको बहुत ज्यादा अच्छा माहौल दिया गया। ये खूब फले फूले सिर्फ इसलिए कि धार्मिकता से संबंध रखते थे। उसके बाद है रासो साहित्य। जो रासो साहित्य लिखते थे फ्रेंड्स, वो चारण लोग होते थे और ये राजस्थान से बिलोंग करते थे, और ये राजाओं के दरबार में रहने के कारण उनके साथ युद्ध इत्यादि में जाकर के रासो साहित्य में वीर रस का ही ये यूज कर करके अपनी कविताएं लिखते थे। देखिए, इसमें कौन कौन से कवि जो थे वो फेमस थे। परमाल रासो,
हुमायूं रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो और पृथ्वीराज रासो। ये जो है उस समय के बहुत फेमस या प्रसिद्ध जो है वो कवि लोग थे, साहित्य सृजन करने वाले थे। फिर है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में क्या क्या थे, कौन कौन सी रचनाएं थी? ढोला मारूरा दुहा, ये एक रचना थी। फिर है वसंत विलास, ये भी लिखा गया था। फिर है राउरवेल। फिर चौथा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण और फिर है वर्ण रत्नाकर। फिर है खुसरो का काव्य। फिर है विद्यापति की पदावली। इस तरीके से पूरा जो आदिकाल था वो आदिकाल जो था वो डिपेंड था तत्कालीन परिस्थितियों के कारण, और तत्कालीन जो परिस्थितियां थी वो बहुत खराब थी क्योंकि विदेशी लोग आक्रमण कर रहे थे और राजागण जो थे वो अपने विकास की ओर लगे हुए थे, वो बिल्कुल भी राष्ट्र के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो फ्रेंड्स ये तो थी छोटी सी जानकारी आदिकाल के बारे में। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। फ्रेंड्स देखिए, जो पुरानी वीडियोस मैंने अपनी देखती हूँ, जो मैंने लेटेस्ट वीडियो अभी डाली थी वो हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, उसमें आपको भरपूर प्रेम सहयोग मिला। तो यही आपसे विनती है कि आप लोग इसी तरीके से मेरे वीडियोस देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट भी करते रहें। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,